देखें जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको हम एक इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगाते हैं जहाँ पे जिसमें वो अपनी एंजाइटी को रिलीज़ कर सकें। पिक्चर कंपोजिशन हम इस तरह की बनाते हैं एक्टिविटीज़ कि वो उससे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। और इसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो भी उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आप हमें वजूहात बताएं स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर देखें इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, कि बड़ी उम्र में आकर भी आपको स्पीच डिसऑर्डर का सामना कर पड़ सकता है? जी बिल्कुल। स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं वो अफेजिक हो जाते हैं, यानी उनको अफेजिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, आपने हमें बताया कि आपके पास न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बच्चे भी आते हैं, जैसे कि ऑटिज़म हो गया, ADHD हो गया। ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और अक्सर कम्युनिकेट जो कर रहे होते हैं वो चीख कर रहे होते हैं। तो इन बच्चों को स्पीच थेरेपी की किस हद तक नीड है और आप इनको कैसे कैटर करती हैं? देखें जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको हम एक इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगाते हैं जहाँ पे जिसमें वो अपनी एंजाइटी को रिलीज़ कर सकें। वो ऐसी टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ हों जहाँ पे थोड़ा सा वो अपना अटेंशन स्पैन अपना बढ़ाएं। इसके अलावा हम उनको सोशल स्टोरीज़ के ज़रिए मतलब पिक्चर कंपोजिशन हम इस तरह की बनाते हैं एक्टिविटीज़ कि वो उससे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। और इसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो भी उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो भी हमारे साथ जो है मिलके ऐसे बच्चों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो काफ़ी हद तक इस तरह के बच्चे जो हैं वो नॉर्मल अपनी जो उनकी बहुत ज़्यादा लाउडनेस है उसमें काफ़ी ओवरकम करते हैं वो, और फिर सही तरह से उनकी मतलब थेरेपीज़ अगर चलती रहें लॉन्ग टर्म तो ये काफ़ी उनके लिए इफेक्टिव होती है। अच्छा, आप हमें वजूहात बताएं स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर देखें इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो बच्चे का अगर हेयरिंग लॉस है, बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा किस तरह से। सही। तो एक ये है। दूसरा ये कि ब्रेन डैमेज हो जाए किसी भी वजह से, स्ट्रोक की वजह से या मस्कुलर वीकनेस हो जाए। जो हमारे ओरल मोटर जो ऑर्गन्स हैं जो स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से भी जो है स्पीच डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके अलावा वोकल पैरालाइज हो जाए या उसमें कोई वीकनेस हो जाए तो ये सब जो है स्पीच डिसऑर्डर की वजूहात होती हैं। अच्छा, कि बड़ी उम्र में आकर भी आपको स्पीच डिसऑर्डर का सामना कर पड़ सकता है? जी बिल्कुल। स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं वो अफेजिक हो जाते हैं, यानी उनको अफेजिया की प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन डैमेज की वजह से। मोस्टली जो है वो स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज में इस तरह से होता है, तो फिर हम उनसे भी डील कर रहे होते हैं। यानी वो भी स्पीच थेरेपी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप हमें ये बताएं कि जो न्यूली मदर्स होती हैं जी, जिनको इतना पता नहीं होता इन स्पीच डिसऑर्डर्स का, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स का, तो वो क्या ट्रिक्स या स्ट्रेटजीज अपने घर में अपना सकती हैं अपने बच्चों के साथ? सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के साथ जो है वो इंगेज रहें। उनको ये नहीं कि आपने सिर्फ स्क्रीन टाइम पे ही डाला हुआ है, वो बच्चे स्क्रीन में ही लगे हुए हैं बस। क्योंकि सबसे बड़ा देखें आजकल जो प्रॉब्लम है स्पीच का वो यही मोस्टली हो रहा है। तो इसलिए आप लोग बच्चे को अपने साथ एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें, उनको बाहर लेके जाएं, उनको सोशलाइजेशन की तरफ लेके जाएं कि वो बच्चे जो है दूसरों के साथ मिंगल हों, उनके साथ मिलें, और इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन जो है वो अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं बच्चों की। इसके अलावा घर में भी आप अपने एक्टिविटीज़ लेके रखें। ऐसे टॉयज़ बाय करें जो कि बच्चों की कॉग्निशन को बढ़ाते हैं, उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज को बढ़ाएं। तो इस तरह की चीज़ों में आप अपने बच्चे को इंगेज रखें तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर देम।